नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं माई मोटर गाड़ी का यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि आपको टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक यानी ईवी क्यों परचेज नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, क्यों परचेज नहीं करनी चाहिए। जानता हूं आपके हाथ कमेंट सेक्शन में पहुंच गए होंगे ये बोलने के लिए कि टाटा नेक्सन ईवी बहुत अच्छी गाड़ी है, उसको परचेज करना चाहिए। लेकिन पहले वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। मैं आपको ऐसे रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से आपको लगेगा कि हाँ, मुझे टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी सबसे पहले बात करेंगे टाटा नेक्सन जो पेट्रोल गाड़ी का बेस वेरिएंट आता है और जो टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक का बेस वेरिएंट आता है, दोनों का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट डबल है ना। 6.94 लाख की पेट्रोल बेस वेरिएंट आता है और 13.99 लाख का इलेक्ट्रिक का बेस वेरिएंट आता है। प्राइस में बहुत ज़्यादा फर्क है, यानी कि दो बेस वेरिएंट आ जाएंगे एक इलेक्ट्रिक के प्राइस में। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो आपको सोचने में मजबूर कर देंगे कि आपको टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, कॉस्ट ऑफ रनिंग, यानी कि जब आप गाड़ी को चलाते हैं तब से लेके गाड़ी जब बंद करते हैं उसके बीच में आपका कितना खर्चा हुआ है। मान के चलिए आप गाड़ी को 7 साल के लिए यूज़ करते हैं। अब 7 साल के अंदर आप 70,000 किलोमीटर के आसपास गाड़ी को रन करते हैं और इतने किलोमीटर चलाने के बाद आपका 7 साल का पेट्रोल का जो कॉस्ट आएगा वो आएगा ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपये। ठीक है, लेकिन उसी को हम 300 किलोमीटर के हिसाब से देखते हैं। अगर आप पेट्रोल गाड़ी को 300 किलोमीटर चलाते हैं तो आपका खर्चा ऑलमोस्ट 1200 रुपये के हिसाब से आएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक है उसकी एक बैटरी को चार्ज करने के लिए लगभग 30 यूनिट लगती हैं। 30 यूनिट को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 210 रुपये लगते हैं। यानी कि एक पेट्रोल नेक्सॉन को 300 किलोमीटर चलाने के लिए आपको 1200 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं। लेकिन वहीं पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने के लिए आपको लगभग 210 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी कि 6 गुना ज़्यादा आपको पेट्रोल गाड़ी पे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है पेट्रोल के ऊपर खर्च करने के लिए तो आपको टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। अपनी पेट्रोल गाड़ी के ऊपर पैसा खर्च कीजिए। उसके बाद बात करते हैं मेंटेनेंस की। जी हाँ, जो नेक्सॉन पेट्रोल या डीजल कोई भी गाड़ी है, अगर आप उसको साल के 10,000 किलोमीटर भी चलाते हैं तो आपको एक बार सर्विस जरूर करानी पड़ेगी। एक बार सर्विस कराएंगे कम से कम आपका 3,500 का खर्चा आएगा। 3,000 आएगा, उसके ऊपर GST वगैरह लग के 3,500 रुपये के आसपास बन जाएगा। 7 साल के अंदर उसके ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतना खर्चा आपका बनेगा ही बनेगा। अगर आप 10,000 किलोमीटर एक साल के अंदर चलाते हैं तो अगर उससे ज़्यादा चलाते हैं तो उससे ज़्यादा खर्चा आपका बनने वाला है। ठीक है, लेकिन टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक के अंदर बैटरी की मेंटेनेंस 8 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी खर्चा नहीं है उसके ऊपर। जितने भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के पार्ट हैं, कोई भी जो भी मेंटेनेंस का काम चलना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेबर चार्ज आपको देना पड़ सकता है, ठीक है, उसके मत बोलना कि फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल नहीं है। कूलेंट के लिए आपको पैसे पे करना पड़ेगा, जो AC का कंप्रेसर का लिक्विड है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। ब्रेक पैड्स के लिए पे, वो जो मैकेनिकल पार्ट है जो बाकी गाड़ी से अलग नहीं है वो उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं जो डीजल और पेट्रोल इंजन के मुकाबले इलेक्ट्रिक इंजन में नहीं होते, उसके लिए आपको कोई खर्चा नहीं करना। तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है खर्च करने के लिए सर्विस कॉस्ट के ऊपर तो आपको टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक नहीं लेनी चाहिए। हम लोग कई बार सोचते हैं कि सोलर पैनल लगानी चाहिए गाड़ी के ऊपर या फिर जो विंड मिल है उस टाइप का थोड़ा डिज़ाइन गाड़ी के आगे लगाना चाहिए, लेकिन उसका जो कॉस्ट पड़ेगा गाड़ी के ऊपर उतनी एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा नहीं। इसलिए गाड़ी के अंदर एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग एक इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसकी वजह से जैसे आप ब्रेक लगाएंगे गाड़ी की जो मोटर है वो एज ए जनरेटर काम करने लग जाएगी। यानी कि जैसे आप ब्रेक लगाएंगे तो ड्राइविंग के टाइम पे जैसे आपकी मोटर बैटरी से पावर खींच रही थी, जैसे आप ब्रेक लगाएंगे वो उल्टा काम करने लग जाएगी। यानी कि मोटर से वो इलेक्ट्रिसिटी वापस बैटरी के अंदर डालने लग जाएगी। तो अगर आप एक ऐसे रूट को फॉलो करते हैं जहाँ पर आपको बहुत सारी ब्रेकिंग मारनी पड़ती है, ठीक है, बहुत सारा रुक के चलना पड़ता है, घंटों आपको ट्रैफिक में बिताने पड़ते हैं, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग उस टाइम पे बहुत काम आती है, क्योंकि वो गाड़ी को चार्ज करते रही कंटिन्यूस और हो सकता है आपको गाड़ी को दोबारा चार्ज करने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि इतनी बार ब्रेक मारेंगे आप तो बैटरी ऑब्वियसली चार्ज ज़्यादा ही होगी। और ट्रैफिक के अंदर हमारी सबसे ज़्यादा चिंता यही रहती है कि पेट्रोल खड़े गाड़ी का ऐसे ही खर्च हो रहा है और अगर हम गाड़ी का इंजन बंद कर दें तो AC ने काम करना बंद कर देना है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। आप गाड़ी को अगर चलाएंगे नहीं तो बैटरी कंज्यूम नहीं होगी, पर AC चलता रहेगा। हाँ, थोड़ी बहुत बैटरी कंज्यूम होगी AC के चलने की वजह से, लेकिन जितना कॉस्ट पेट्रोल को AC चलाने में लगता है उससे बहुत कम आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर AC चलाने में लगेगा। तो अगर आपको ट्रैफिक में खड़े पेट्रोल का खर्चा सहने की आदत है और अगर आपके पास इतना पैसा है
तो आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी बिल्कुल भी परचेज नहीं करनी चाहिए। आप ट्रैफिक में खड़े हो उस पैसे को पेट्रोल के ऊपर खर्च कर सकते हैं आराम से। और ट्रैफिक के अंदर आपको एक बात का मजा और आएगा कि आपको कोई भी इंजन स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी इंजन बंद करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से चलिए, स्लो स्पीड पे क्रूज कीजिए, हल्के हल्के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आराम से चल सकते हैं आप। कोई भी गियर चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार क्लच दबाने की जरूरत नहीं है। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि माइलेज कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में माइलेज का पंगा ही नहीं है। तो अगर आप पेट्रोल और डीजल गाड़ी खरीदते हैं तो सबसे पहले आप ये सोचते हैं कि आने वाले टाइम में दोनों में किसका रेट ज़्यादा बढ़ने वाला है। पहले लोग डीजल गाड़ी को ज़्यादा प्रेफर करते थे क्योंकि डीजल का रेट बहुत कम था, लेकिन आज के टाइम पे डीजल का रेट ऑलमोस्ट पेट्रोल को टच करने वाला हो गया है। तो डीजल गाड़ी की तरफ लोग इसलिए शिफ्ट करेंगे क्योंकि उनकी रनिंग थोड़ी ज़्यादा है और उनको थोड़ा ज़्यादा टॉर्क चाहिए, नहीं तो वो पेट्रोल गाड़ी प्रेफर करते हैं। अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में 110 रुपये पर लीटर पेट्रोल बन जाए, 80 रुपये 90 रुपये लीटर पेट्रोल बन जाए, डीजल का रेट 80 रुपये पहुंच जाए, 90 रुपये पहुंच जाए, तब आपको चिंता होने लगेगी। या तो भैया इनकम उतनी ऊपर बढ़ाओ कि पेट्रोल के खर्चे से दिक्कत ना हो, या फिर गाड़ी का जो रनिंग है उसको कम कर दो ताकि पेट्रोल का खर्चा आराम से उठाया जा सके। इस कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो फ्यूचर प्रूफ है, क्योंकि अभी तक एक गाड़ी का रनिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट 1 रुपये के आसपास है। फ्यूचर में भी अगर 10 साल भी आप इस गाड़ी को चलाते हैं तब भी आपका कॉस्ट 2.5 रुपये 2 रुपये के हिसाब से पड़ेगा पर किलोमीटर के हिसाब से। अगर सोचिए, अगर आप इस गाड़ी को 1000 किलोमीटर चलाते हैं एक महीने के अंदर तो आपका कॉस्ट पड़ेगा 1000 रुपये। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है गाड़ी के फ्यूचर में पेट्रोल के रेट के बढ़ते हुए दाम के ऊपर स्पेंड करने के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो टर्बो लैग की दिक्कत से बहुत परेशान है कि स्टार्टिंग में जैसे एक्सीलेटर दबाया तो गाड़ी भागती नहीं है, जैसे 2000 आरपीएम क्रॉस करते हैं वैसे गाड़ी भागना स्टार्ट करती है। तो ये जो गैप होता है टर्बो लैग का, इनसे बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि इसको कैसे निकाला जाए, कि मतलब एक्सीलेटर दबाया गाड़ी वैसे ही पंप करे और वैसे निकल जाए। मतलब उनको एक फन टू ड्राइव कार चाहिए, ये मज़ा आना चाहिए उनको गाड़ी चलाने में, कि उनका कंट्रोल होना चाहिए गाड़ी के ऊपर। ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक कार क्या करती है, उसके पास स्टार्ट से लेके एंड तक बराबर जितना उसको टॉर्क मिलना चाहिए उतना मिलता है। उनका जो ग्राफ होता है वो लीनियर होता है टॉर्क का, यानी कि स्टार्टिंग से जैसे आप एक्सीलेटर दबाएंगे जितना टॉर्क उसके पास अवेलेबल होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उतना वो डिलीवर कर देती है टायर्स के ऊपर, जो कि गैसोलीन इंजन या पेट्रोल या डीजल इंजन नहीं कर पाता टर्बो लैग की वजह से। तो अगर आपको इस टर्बो लैग से दिक्कत नहीं है, आप एक ऐसी गाड़ी चलाना पसंद करते हैं कि आप पैडल पर एक्सीलेटर दबाएं तब भी धीरे धीरे गाड़ी चले, तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं परचेस करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल फन टू ड्राइव कार होते हैं। जैसे ही आपने एक्सीलेटर पेडल प्रेस किया वैसे गाड़ी रॉकेट की तरह निकलती है। कभी आपने लोकल ट्रेन का इलेक्ट्रिक इंजन देखा है? जैसे ही ट्रेन मूव करना स्टार्ट करती है तुरंत पिकअप पकड़ती है, तुरंत स्पीड पकड़ती है। तो सोच के देखिए, इतनी लंबी ट्रेन को इलेक्ट्रिक मोटर इतना स्पीड दे सकती है, तो इस छोटी गाड़ी को कितना भगा सकती है। ये एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जो इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं है। तो सोच के देखिए कि आप अपने घर के पास गाड़ी को पार्क कर रहे हैं और गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है, तो लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे, भाई ये कैसी गाड़ी है, ये कैसी गाड़ी है, इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही। मार्केट के अंदर भी आपको उनका यही रिएक्शन रहेगा, ये कैसी गाड़ी है। तो अगर आपको एक ऐसी गाड़ी नहीं चाहिए जिसको लोग पीछे मुड़ मुड़ के देखें, जिसके बारे में बातें करें, जिसकी लोग तारीफ करें, तो आपको नेक्सॉन इलेक्ट्रिक बिल्कुल भी परचेज नहीं करनी चाहिए। अब आप सोच के देखिए, आप ड्राइव पे जा रहे हैं, गाने बंद कर रखे हैं आपने, आप अपने जो पार्टनर है जो साथ में बैठा हुआ है, जो को पैसेंजर, उससे बात कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन इंजन की जो नॉइज़ है धीरे धीरे गाड़ी के अंदर आ रही है, खड़ 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 खड़। जैसे आप एक्सीलेटर प्रेस करते हैं वैसे इंजन की नॉइज़ अंदर आना स्टार्ट होती है, हाई स्पीड के ऊपर, है ना। तो कितना अनोइंग लगता होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऐसी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर इंजन ही नहीं होता, उनके अंदर होती मोटर। वो बहुत ही कम नॉइज़ प्रोड्यूस करती है जो केबिन के अंदर बिल्कुल भी नहीं आती। तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो लोग बैठे होंगे उनको प्रॉपर एक पूरी शांति का अनुभव होगा, प्योर साइलेंस रहेगा उसके अंदर। तो अगर आप उन लोगों में से नहीं हैं जिनको शांति पसंद है, या फिर आप वो लोग हैं जिनको इंजन की नॉइज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको नेक्सॉन इलेक्ट्रिक नहीं परचेस करनी चाहिए। जी हाँ, अब नॉर्मल इंजन पे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट बताने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने इंस्टाग्राम और ट्विटर या फिर फेसबुक पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर ज़रूर फॉलो करना। तीनों जगह पे मेरा एक ही हैंडल है @mymotorgaadi। बस लाइक कीजिए, वहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं दिल्ली में एक हॉल में बैठा हुआ था, एक एग्जाम देने के लिए हॉल में बैठा हुआ था। वहाँ बहुत सारे लोग और बैठे हुए थे, एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ था। तो उसके साइड में एक जनरेटर चला हुआ है, जिसका जनरेटर का जो पाइप है वो रूम की तरफ था। मैं अकेला बंदा था जो दिल्ली के बाहर से आया हुआ था, यानी मैं चंडीगढ़ से आया हुआ था। तो जनरेटर का धुआं रूम के अंदर आ रहा था।
सब लोग एग्जाम के लिए बातें कर रहे थे, मेरे को ऐसा अजीब सा फील हुआ कि यार धुआं कहाँ से आ रहा है, ये अजीब सा धुआं कहाँ से आ रहा है। थोड़ा सा मैंने लोगों से पूछना स्टार्ट किया कि भैया धुआं धुआं तो फील हो रहा है, बोलते नहीं कोई स्मोक की फीलिंग नहीं आ रही, कोई पोल्यूशन वाली फीलिंग नहीं आ रही। तो मैं थोड़ा बाहर जाके देखा तो जनरेटर का जो स्मोक का पाइप है वो रूम की तरफ हुआ था। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सिटी वाला एरिया है, मुंबई हो गया, दिल्ली, कोलकाता, ये सब जो एरिया हो गया, वहाँ पर हम लोगों को आदत पड़ चुकी है पोल्यूशन को लेने की, इनहेल करने की। हमें पता नहीं चलता कि साफ हवा में क्या डिफरेंस है और जो पॉल्यूटेड हवा है उसमें क्या डिफरेंस है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हवा में कितना पॉल्यूशन है, या फिर हमें हवा को सुधारने के लिए कुछ करना चाहिए, या फिर मुझे क्या ज़रूरत है ये करने की, मेरे जो परिवार है वो तो सेफ है ना, उनको कैसे पता चलेगा ये कौन सी हवा को ब्रीथ कर रहे हैं। उनको लगता है हम सिटी से थोड़ा बाहर हैं तो हमारे लिए फ्रेश एयर है, लेकिन हवा कहीं भी जा सकती है। ऐसा नहीं कि आप सिटी से बाहर हैं तो आपके लिए फ्रेश एयर मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सिटी से बहुत दूर जाने के बाद आपको फ्रेश एयर मिलेगी। तो अगर आप उन लोगों में से जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपको टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक बिल्कुल भी परचेज नहीं करनी चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम कोल को बर्न करते हैं। जी हाँ, कोल को बर्न करते हैं, लेकिन एक स्टेप लिया गया है क्लीनर एनवायरनमेंट की तरफ, और हर एक स्टेप एक क्लीन एनवायरनमेंट की तरफ जा रहा है। कोई भी बड़ी चीज़ छोटे छोटे कदमों से ही बनती है। आज इलेक्ट्रिक गाड़ी आई है, कल उसको सेल्फ चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। हमारा जो हाईवे होता है वहाँ पर सोलर पैनल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे और उनसे गाड़ियों को चार्ज कर पाएंगे। तो ये जो बड़ा विजन है उसका एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ऐसा नहीं है, लेकिन बाद में आपको एक बड़ी पिक्चर दिखाई देगी कि कैसे कैसे इंडिया आगे मूव कर रहा है। तो अगर आपके पास इतना पैसा है स्पेंड करने के लिए, अगर आपके माइंड में थोड़ी सी डाउट है कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों परचेज नहीं करनी चाहिए, तो ये मेरे पॉइंट्स हैं। अगर आप इन पॉइंट्स के अंदर फिट बैठते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप पेट्रोल इंजन की तरफ जा सकते हैं, डीजल इंजन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों को एक भगत सिंह चाहिए होता है रेवोल्यूशन के लिए, लेकिन वो भगत सिंह हमें पड़ोसी के घर में चाहिए, अपने घर के अंदर नहीं चाहिए होता है। क्योंकि कोई भी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता, कोई भी अपने अंदर बदलाव लाना नहीं चाहता। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाइए। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आपको अभी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन बाद में दिखाई देंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरे जो पॉइंट्स बताए आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। जो अगली वीडियो आएगी वो मेरी Q&A वीडियो आएगी, तो मैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, आप कहीं पर भी अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं, अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट mymotorguide.com पे आप अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं। वहाँ से मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। अब क्वेश्चन मेरे लाइफ से रिलेटेड, मेरे चैनल से रिलेटेड, आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं गाड़ियों के बारे में, तो जाइए इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कीजिए। मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।